आज हम आपको बताएंगे आरसी सीरीज सर्किट के बारे में। ठीक है ना। वैसे हम क्लास में आधे सर्किट तक पढ़ चुके थे, उसके आगे थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, जैसे अगर हम आरसी सीरीज सर्किट को बनाए हैं तो इसमें क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसके साथ एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अगर इसको बनाए तो आएगा। इसमें हम एसी सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, ये एसी सप्लाई दे दिए, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा और ये हमारा कैपेसिटर होगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये आरसी सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में हमको पता है कि यहाँ पे करंट क्या होता है, इसमें भी समान होगी और इसमें भी। मतलब अगर इसमें 5 एम्पीयर करंट है तो इसमें भी 5 एम्पीयर होगी और इसमें भी 5 एम्पीयर होगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई बराबर आई आर बराबर आई सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर यहाँ की वोल्टेज की बात की जाए, ठीक है ना, यहाँ से हम मान लीजिए V दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से अगर V दे रहे हैं, VT मान लीजिए इसको, यहाँ से VT दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है ना। आरसी सर्किट सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज हरदम अलग अलग होता है सभी लोड में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे V बराबर करते हैं, ठीक है, एक मिनट सर नहीं आएगा, यहाँ पे देखते हैं V बराबर अगर करते हैं तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि वी आर प्लस वी सी, ये डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये इसका वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको वी आर प्लस वी सी नहीं कर सकते, इसका हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सदिश योग निकालना पड़ेगा इसमें। तो ये देखिए, इस पे वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, उसके तहत इसको हम फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हम ये देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस होता था, कोई ये रेजिस्टेंस होता था इस तरह का। ठीक है ना। अगर इस पे बात करें हम, इसके वोल्टेज और करंट के एंगल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज का एंगल होता था रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है ना, ये हमारा वोल्टेज होता था। यहाँ पे जो करंट चलती थी ये इसके इन फेज ही चलती थी। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर होता था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये प्योर रेजिस्टिव की बात की, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होता था, ये मान लीजिए इसमें कि ये आपका वोल्टेज की लाइन हो गई। ठीक है ना, ये वोल्टेज हो गया। और करंट क्या होती थी इसके 90 डिग्री पे लीड करती थी ना, ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री पे। अब ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे आरसी सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं, दोनों का मिक्सचर पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों का मान तो बराबर हुआ तो इन दोनों के बीच के जो करंट और वोल्टेज का एंगल है ये 45 डिग्री हो सकता है। जो कम ज्यादा होगा उसके हिसाब से घट बढ़ जाएगा एंगल। ठीक है ना। चलिए अब इसको यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा आगे इसके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए इसका देखते हैं यहाँ पे ग्राफ की, ये हमारा क्या हो गया, वी आर भी, यहाँ पे वी आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, क्योंकि ये इन फेज चलता है करंट के, है कि नहीं। और जो यहाँ पे वीसी होगा हमारा वीसी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये हमारा नीचे आएगा, वीसी यहाँ पे नीचे आएगा, ये यहाँ पे वीसी हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ से, ये हमारा क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। ठीक है, ये इसको हम डॉट डॉट में कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये वाली हमारी, ये हमारा क्या था, वी आर था, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वी आर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा VC है, ये वाला हमारा VC है, तो ये वाली हमारी लाइन क्या हो जाएगी, VC की लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये ट्रिंगल बनाए यहाँ से, ठीक है, ये वाला ट्रिंगल बनाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, V है हमारा। ठीक है, V का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, VR है, तो VR का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस VC का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहाँ से VC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा, ये VR का स्क्वायर प्लस
VC का स्क्वायर। इस तरह का हमारा टोटल यहाँ का वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। ये इस तरह का हम नहीं निकाल सकते, ये हमारा क्या हुआ, वेक्टर यहाँ से निकल करके वेक्टर डायग्राम के तहत निकालेंगे इसको, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा, दोनों का निकल करके जो VT आएगा ये वोल्टेज इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना। VR का इसमें क्या हो जाएगा, V बराबर अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे वोल्टेज हो गई, करंट हो गया, ठीक है ना। अब इतना बात देख लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें रेजिस्टेंस होगा, XC होगा, और जो टोटल इनकी निकल करके आएगी वो प्रतिबाधा होगी। देखिए जैसे यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के द्वारा जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होगी वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इस कंपोनेंट के द्वारा कैपेसिटर के द्वारा जितनी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होगी वो क्या कहलाएगा, आपका XC कहलाएगा। अब इन दोनों के द्वारा जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होगी वो क्या कहलाएगा, आपका कंप्लीटली Z कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये Z कैसे निकलेगा, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ सकते कि यहाँ पे क्या किए कि Z बराबर R प्लस XC कर दिए, ठीक है। हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने इसको यहाँ पे V के लिए यहाँ पे वेक्टर डायग्राम के तहत निकाला था, वैसे ही यहाँ पे इसके लिए भी वही करेंगे, वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें भी वही चीज कर लेते हैं। ऐसा समझ लीजिए ये क्या हो गया अपना, ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस क्योंकि इन फेज है ना। ये हमारा 90 डिग्री लैग XC हो जाएगा, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, अपना Z आएगा, ठीक है। इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। देखिए ये हमारा यहाँ पे Z निकल के आएगा, ये R की लाइन हो गई, ये XC की लाइन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीटली Z निकल के आया। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये जब R है, यहाँ पे ये वाला R है, तो यहाँ पे आधार ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये हमारा इधर क्या है, यहाँ पे XC है, ये यहाँ पे देख लीजिए XC है, ये वाला XC है ना, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। अब देखिए इस पे हम कैसे निकालेंगे कि इसमें भी वही करना पड़ेगा, आधार का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पे कर्ण क्या है, अपना Z है, ठीक है। Z का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, XC है, तो यहाँ पे XC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि Z बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या फॉर्मूला निकल करके आया, यहाँ पे Z के लिए Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर निकल करके आया। इस प्रकार से हम निकालेंगे इसका Z, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि R प्लस XC कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये वेक्टर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। AC सर्किट है ना कि ये आपका एक DC सर्किट है, DC सर्किट में सिलेक्ट के लिए लगा के निकाल सकते हैं ऐसे, मतलब उसके लिए वैसे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, यहाँ पे अलग चीज है। अब देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं पावर फैक्टर, या फिर पहले करंट और वोल्टेज की बात कर लेते हैं, एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, कैसे ये कम ज्यादा एंगल हो सकता है यहाँ पे, और कौन सा कैसे परिपथ होगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए XYZ, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान 10 ओम कर दिया गया, ठीक है। XC का मान यहाँ पे 12 ओम कर दिया गया, तब ये कौन सा परिपथ बन जाएगा, ये आपका एक तरह से कैपेसिटिव परिपथ बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि XC का मान ज्यादा है, तब हम यहाँ पे देखेंगे, तब ये हमारी अगर ये वोल्टेज की लाइन है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वोल्टेज की लाइन, तब यहाँ पर करंट जो होगी, करंट ये मान लीजिए तो प्योर कैपेसिटिव के टाइप पे होगी, इस तरह की क्या होगी, 90 डिग्री पे प्योर कैपेसिटिव की टाइप पे होगी। लेकिन यहाँ पे प्योर कैपेसिटिव तो नहीं है, इसके साथ रेजिस्टेंस भी देखा गया है, रेजिस्टेंस भी जोड़ा गया है, तब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, समझ लीजिए 10 है, ये 12 है, तो
इतना तो कंफर्म है कि 45 से, अगर ये हमारी 45 की लाइन है, ये 45 वाली लाइन है, इससे तो ज़्यादा ही जाएगा। तो मतलब ये लगभग आपका लगभग 50 या 55 के आसपास मतलब चले जाना चाहिए इसको, इस एंगल को। ठीक है, अगर यहीं पे हम क्या कर देते हैं, अगर इसके बात करें एंगल की, अगर ऐसा पूछ लिया गया कि रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे कितना है 10 ओम है, एक्ससी का मान कितना है 12 ओम है, तब आपसे अगर एंगल पूछ लिया गया तो आप क्या बताओगे, 45 के ऊपर रहेगा लेकिन 90 से कम रहेगा। ठीक है ना, ये आपको बताना है यहाँ पे। अगर यहीं पे रेजिस्टेंस का मान क्या कर दिया जाए, रेजिस्टेंस का मान 12 ओम कर दिया जाए और इसका मान क्या कर दिया जाए 10 ओम कर दिया जाए, तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे ये जो 45 का एंगल है, अब रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो चुका है तो एंगल नीचे आएगा, ये जो करंट है ना वो नीचे और थोड़ा सा नीचे आएगी, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए कि 40 डिग्री के आसपास या 35 डिग्री के आसपास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये जान लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है cos थीटा एंगल होता है, तो cos थीटा है, अगर cos थीटा बराबर क्या है 0 है, ठीक है 0 डिग्री, तब यहाँ पे एक वैल्यू आती है, अर्थात यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर होता है, जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो एक तरह से कहना चाहिए कि अगर cos फाई एंगल बढ़ता है, समझ रहे हैं ना, अगर यहाँ पे cos फाई एंगल बढ़ता है, हमारा cos थीटा एंगल बढ़ता है यहाँ पे, तो हमारा जो cos फाई है यानी कि पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा आपका। ठीक है ना, जैसे जैसे एंगल ये बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए cos 0 का मान 1 होता है, अब जैसे बढ़ेगा तो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो जब यहाँ पे 0 दिया जाएगा तो 0 पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, अब पावर फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए, यूनिटी रहेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा अपना, लेकिन वहां से यूनिटी भी नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत 0.89 के आसपास होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर यहाँ पे कैसे घटेगा बढ़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, अब इसमें से हम तो एंगल के बारे में तो बात कर लिए, अब यहाँ पे आप देख लीजिए पावर फैक्टर बराबर क्या होगा, cos फाई बराबर तो पहले हम जानते हैं कि r अपान z होता है, लेकिन ये कैसे आता है ये आपको हम बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अभी हमने बनाया था, ये एंगल बनाया था, ठीक है, यहाँ पे क्या रखे थे, ये हमारा था यहाँ पे r था, ये हमारा ये निकल करके यहाँ से ये क्या आया था, ये z निकल कर आया था, और ये हमारा xc था। ठीक है ना, अब हम इसको क्या माने थे, आधार माने थे, इसको हम कर्ण माने थे और इसको हम लंब माने थे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे हम, cos फाई बराबर होता है यहाँ पर r अपान z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, अर्थात r अपान z हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहला फॉर्मूला हुआ। अब हम इसी में एक चीज देखे थे कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या माने थे, इसको यहाँ पे इसको v माने थे, ठीक है, vr माने थे, सॉरी इसको हम vr माने थे। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या माने थे, vc माने थे, और ये रिजल्टेंट निकल के क्या आया था हमारा, ये हमारा निकल के आया था यहाँ पे v निकल के आया था। ठीक है ना, आया था कि नहीं आया था, तब यहाँ पे हम इसको आधार मानेंगे और इसको हम कर्ण मानेंगे और इसको हम लंब मानेंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण करते हैं, अगर आधार बटे कर्ण, तब यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं कि cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये cos फाई लेक्चर लिख देता हूँ, cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर अपान वी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर अपान वी हो जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला आए हमको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना। और इसका एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति होता है, क्योंकि वो कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं वो कैसे होता है। वहां पे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है ना अपना, ये ट्रिंगल बनता है इस तरह का, यहाँ पे आपकी आती है आभासी शक्ति, ठीक है, ये आती है आपकी वास्तविक शक्ति, ये आपकी वास्तविक शक्ति आती है, और ये आपकी प्रतिघाती शक्ति आती है, ये आपकी प्रतिघाती शक्ति आती है। ठीक है, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, जैसे cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए सारे फॉर्मूले, कोई भी पावर फैक्टर के फॉर्मूले आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक है ना, आपको हमने पावर फैक्टर के 3 फॉर्मूले बताए, 3 बेसिक
सभी आपको आने चाहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा में आ सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला परीक्षा में आ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे VR का मान दे दिया और V का मान दे दिया और बोले कि cos फाई का मान बताइए, तब आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हुआ। अब इसमें हम देख लेते हैं पावर क्या होगी, ठीक है। पावर मतलब कि शक्ति क्या होगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये ना तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ना तो ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। और आपको ये पता होगा ये जो होता है, ये हमारा कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर पावर का लॉस नहीं करता। लॉस कौन करेगा? केवल रेजिस्टेंस करेगा। मतलब कि आपकी जो एक्चुअल पावर खर्च होने वाली है वो केवल रेजिस्टेंस के द्वारा खर्च होगी, ना कि कैपेसिटर के द्वारा खर्च होगी, ठीक है ना। मतलब कि कैपेसिटर एक रिएक्टिव पावर की तरह खर्च करता है। रिएक्टिव पावर जो कि सर्किट से लोड में और मतलब कि स्रोत से लोड में और लोड से स्रोत में चलती रहती है, वो कोई उपयोगी कार्य नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल पावर खर्च होगी, जिसके कारण कोई कार्य होगा सर्किट में, वो कौन खर्च करेगी? करेगा रेजिस्टेंस खर्च करेगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पावर बराबर क्या होता है? V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा पावर के लिए, तो जो हमारा निकल करके यहाँ पे पावर आएगी वो किसकी पावर हो? कौन पावर खर्च करेगा? केवल रेजिस्टेंस पावर खर्च करता है, ना कि ये नहीं खर्च करता, बिल्कुल ये नहीं खर्च करता। इसके लिए ये जो खर्च करेगा, इसके लिए वो आती है केवीआर, इसको बोलते हैं केवीआर। वो निकल के आती है V इंटू आई इंटू साइन फाई निकल के आता है, ठीक है ना, साइन फाई, ठीक है ना। ये वाली जो पावर होगी, ये कैपेसिटर के द्वारा जो पावर खर्च होगी ना, वो पावर कहलाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करके करेंगे तो क्या निकल के आता है हमारा? S बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारी आभारी शक्ति निकल के आ जाती है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं V इंटू आई भी लिख सकते हैं। S बराबर V इंटू आई भी ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर पावर फैक्टर सर्किट का घटता है, यहाँ पे पावर फैक्टर सर्किट घटता है, तो ये टोटल पावर में कमी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हैं, सीधी सी बात, कि जो आपका cos फाई बराबर है, cos फाई बराबर क्या है? यहाँ पे हो जाएगा P बटे V इंटू आई हो जाएगा। अगर यहाँ cos फाई घटता है तो करंट का मान बढ़ जाएगा। अगर करंट का मान यहाँ पे बढ़ता है तो जो आप सर्किट में वायर वगैरह प्रयोग किए हुए हो वो सारे गर्म होने लगेंगे, ठीक है, उनकी साइज बढ़ानी पड़ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमको ओवरऑल देखें तो ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी और वायर वगैरह मोटे प्रयोग करने पड़ जाएंगे सारी जगह, है ना, और केवीए की डिमांड भी बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है। अब ये आपका इस तरह से पावर का यहाँ पे पावर निकालनी कैसे आएगी, है ना। अब इसमें क्या बचा देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें बचा है करंट कैसे निकालेंगे इसकी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि करंट निकालना है अगर, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस बस तो है नहीं, क्या एक्सेसिव भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्सेसिव निकल सकता, ना तो रेजिस्टेंस निकल सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम इसीलिए तो कंप्लीटली जेड निकाले थे ना, इन दोनों के द्वारा जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा हुई, उसका टोटल क्या है? जेड आया हमारा, प्रतिबाधा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। ये पहले बताना भूल गए थे, जेड बराबर क्या होता है? प्रतिबाधा, ठीक है। इसकी इकाई भी ओम होती है। तीन चीजें होती हैं रोकने वाली, तीन चीजें होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, एक होता है एक्स होता है, एक होता है जेड, ठीक है। रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस, इसको हम फिर अलग कह सकते हैं। इसमें एक्सएल होता है और एक्ससी होता है, ठीक है। ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। ये होता है हमारा इंपीडेंस, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रतिघात, और इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। इसकी यूनिट भी ओम होती है, इसकी यूनिट भी ओम होती है, और इसकी यूनिट भी ओम होती है। ये अपने क्या होते हैं? किसी मतलब सर्किट में अपने कहना चाहिए कि एक रोकने वाले, करंट के मार्ग में बाधा डालने वाले कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसकी अगर अपोजिट बात करें, जो अपन मतलब धारा के मार्ग को बहाव प्रदान करते हैं, मतलब चालन करवाते हैं, वो एक होता है जी होता है क्या? जी मतलब चालकता, ठीक है, चालकता होता है। चालकता किसको बोल सकते हो आप? चालकत, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर बाई होता है, एडमिटेंस होता है, एक होता है इसके साथ सॉरी जी बाई, और एक कोई और होता है इसके एक्स के एस होता है, एस बी होता है, बी ससेप्टेंस बोलते हैं इसको, ससेप्टेंस। अग्राहिका इसको हिंदी में बोलेंगे
इसको हिंदी में बोलेंगे अग्राहिका, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अग्राहिका, ठीक है। ये होता है, ये जो जी होता है ये हमारा आर का अपोजिट होता है, जो ये बाई होता है ये जेड का अपोजिट होता है, और ये जो बी होता है ये एक्स का अपोजिट होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसके पहले कहा थे करंट बताना था ना, करंट बताना। अब देखिए यहाँ पे जो करंट आपका आएगा आई बराबर, वह सीधी सी बात है, उनके नियम के तहत चलेंगे, आई बराबर वैसे भी अपान क्या होता है, बी अपान आर होता है। अब यहाँ पे आर हम तो है नहीं, एक्ससी भी है, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या आया था, जेड आया था ना, तो आप क्या कर देंगे, भी बराबर भी अपान जेड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका करंट निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करंट निकल गई हमारी। अब इस सर्किट में हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सर्किट में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सर्किट। हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये तो नॉर्मल अपन मान लीजिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलाएंगे, ठीक है। अगर ये 50 से 49 हुई या 45 हुई या 52-53 हुई, कुछ भी होता है, तो इस सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सीधी सी बात इसमें, अच्छा एक चीज भूल गई, एक्ससी बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक्ससी बराबर होता है 1/2 एफसी, ठीक है, 1/2 एफसी। मतलब कि एक्ससी बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी भी बोल सकते हैं इसको, ओमेगा सी ऐसा भी कभी कभार लिखा आ सकता है, एक्ससी बराबर ओमेगा सी भी हो सकता है, ठीक है, 2 एफसी। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है आपका, अगर बात करें यहाँ पे एक्ससी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन, तो सीधे अपोजिट है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से आप एक्ससी बढ़ाते हो, सॉरी क्या लिखा है, एफ लिख होना चाहिए, यहाँ पे एफ होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, एक्ससी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही चीज हमको बैठाना है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या किए, बढ़ाए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने मान लीजिए बढ़ाया, ठीक, तब यहाँ पे एक्ससी क्या हो जाएगा, एक्ससी घट जाएगा, ठीक है। अगर एक्ससी घटता है तो इस वाले फॉर्मूले के तहत r² प्लस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये घटता है तो ये भी हमारा घट जाएगा। इस प्रकार से जेड घट जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाएगा, जेड घट जाएगा। अब जब जेड घट जाएगा तो यहाँ पे क्या पढ़े हैं, आई बराबर भी अपान जेड पढ़े हैं। अगर जेड घटता है तो आई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आई का मान बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब एक इतना तो क्लियर आ जाता है, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं तो आरसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का मान अगर बढ़ाया जाए तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये तो हमने आपको सीधा बता दिया। अब कभी कभार यह जाता है कि यहाँ पे एफ का मान अगर बढ़ाया जाता है, एफ का मान अगर बढ़ाया जाता है तो कॉस फाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्ससी बढ़ता है, एक्ससी यहाँ पे आर से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा, हाँ। अगर एक्ससी आर से ज्यादा हो जाता है तो जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से एबव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है। अब अगर एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगातार ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे मतलब 45 है, 46 ऐसे बढ़ रहा लगातार, तो पावर फैक्टर उसी के हिसाब से घटता चला जाएगा। अगर ये एक्ससी का मान घटेगा तो हमारा करंट जो हमारी ये जो एंगल होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये कहना चाहिए कि एक्ससी अगर बढ़ता है तो एंगल बढ़ेगा, एक्ससी अगर घटता है तो एंगल ही हमारा घटेगा, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो एक्ससी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि एंगल ही हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। इस प्रकार से जो हमारा थीटा डिग्री एंगल होगा, यहाँ पे कहना चाहिए कि जो थीटा डिग्री एंगल होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पे, क्योंकि एक्ससी घटा है तो हमारा थीटा डिग्री एंगल घट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा कॉस फाई होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तब हमारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर अच्छी कंडीशन पे जा रहा है धीरे धीरे। अब देखिए अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी घटाई गई, उसी सेम उल्टा हो जाएगा, एक्ससी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, जेड जो है तो हमारा घट जाएगा, ठीक है, जो आई है वो हमारी घट जाएगी, ठीक है। एक मिनट उल्टा हो गया क्या, यहाँ पे सॉरी,
फ्रीक्वेंसी अगर घटी तो एक्सेसी बढ़ गया, तो जेड यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो करंट यहाँ पे उल्टा हो गया था क्या, एक मिनट, यहाँ पे जेड घटा है तो करंट बढ़ी है, यहाँ पे जेड घटा है तो करंट भी घट जाएगी, ठीक है, करंट भी घट जाएगी। एक मिनट, उल्टा हो रहा जेड अगर यहाँ पे घट रहा है तो करंट भी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये जेड बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट घट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक्सेसी बढ़ा है तो कुल मिलाकर के यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा था, ये जेड बढ़ जाएगा, तब यहाँ पे आई घट जाएगा, और यहाँ पे थीटा डिग्री जो एंगल है ये बढ़ेगा, और फिर कॉस हाई ये हमारा जो है ये घट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। धन्यवाद।